हेलो दोस्तों, आज हम लोग जो है हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है, जो कि वैद्युत क्षेत्र और आवेश पर जो आधारित जो भी हम रेगुलेशन देखे थे और सारी चीज़ जो भी देखे थे वो सारी चीज़ें अभी हो गई हैं ख़त्म। तो हम देखेंगे कुछ प्रॉब्लम, और कुछ प्रॉब्लम क्या, कुछ एडवांस प्रॉब्लम देखेंगे। ठीक है, जैसे मान लो वैद्युत, यहाँ पर हम वैद्युत आवेश और क्षेत्र संबंधित कुछ प्रॉब्लम देखेंगे। जैसे मान लो एक प्रॉब्लम है, ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है कि जैसे जैसे मान लो हमारा दो आवेश, ये आपका क्वेश्चन है, ये कुछ दूरी पर रखा हुआ है और ये आवेश मान लो पहला आवेश दिया हुआ है 8.0 इंटू 10⁻⁶ कूलम, और दूसरा क्या दिया हुआ है 2.0 इंटू 10⁻⁶ कूलम। ठीक है, ये दो आवेश दिए। अब एक क्वेश्चन इसमें बन रहा है कि इसके एक्सियल पॉइंट पर, ये जो एक्सियल लाइन है आपकी, ये आपका एक्सिस है ना, तो इसकी जो ये लाइन है यहाँ पर हमको निकालना है कि एक कितना आवेश रख दिया जाए, कहाँ पर आवेश एक मान लो क्यू हम रख दिया जाए, तो इनके बीच जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स क्या हो जाए, इनके बीच कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है ना, तो इनके बीच जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स क्या हो जाए, हमारा 0 हो जाए। क्या हो जाए? 0 हो जाए। क्वेश्चन समझे ना क्या कह रहा है क्वेश्चन? तो इन दोनों, मान लो ये दो चार्ज रखे हैं, तो इन दोनों के बीच फोर्स लग रहा है। ठीक, तो हम ये पूछ रहे हैं कि इस एक्सियल लाइन पर हम जो है कहाँ पर फोर्स रख दें क्यू चार्ज का, कि इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए मान लो, चलो हम मान लेते हैं कि एक हमारा चार्ज क्यू है और इन दोनों के बीच की दूरी बताई गई है कि ये 20 सेंटीमीटर। कितनी है? 20 सेंटीमीटर। मान लो यहाँ पर हम एक चार्ज क्यू जो है सपोज कर लेते हैं। ठीक, और इसकी दूरी हम मान लेते हैं x। कहाँ से? इस वाले चार्ज से ये दूरी हम मान लेते हैं कि x है। तो यही x हमको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? हमको x फाइंड करना है कि कितनी दूरी पर हम चार्ज क्यू रख रहे हैं कि इनके बीच जो लगने वाला बल है वो क्या हो जा रहा है, नेग्लेक्ट हो रहा जा रहा है, वो 0 हो जा रहा है। यही निकालने को ये बोल रहे हैं। तो हमारा लगाने का तरीका ये होगा कि हम जैसे ये क्यू है मान लो, उससे इस चार्ज के लिए हम फोर्स निकालेंगे, और ये जो क्यू है इस चार्ज से भी इस पर हम क्या निकालेंगे, फोर्स निकालेंगे। और ये देखेंगे कि दोनों फोर्स हमारा जो है वो क्या होगा, यहाँ पर 0 होने का मतलब ये हुआ कि ये फोर्स यहाँ पर कुछ दूसरा साइन प्रदर्शित करेगा और ये फोर्स यहाँ पर कुछ दूसरा साइन प्रदर्शित करेगा। मतलब जैसे ये मान लो निगेटिव चार्ज है और ये हमारा पॉजिटिव चार्ज, हम टच चार्ज रखे हैं, तो ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये फोर्स किस तरफ लगाएगा, इस तरफ लगाएगा। और ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो ये फोर्स किस तरफ लगाएगा, इस तरफ लगाएगा। और ये जब दोनों चार्ज सेम हो जाएंगे, दोनों फोर्स सेम हो जाएंगे, जितना हम इस तरफ से खींच रहे हैं उतना हम इस तरफ से खींचेंगे, तो यहाँ पर हमको कितना फोर्स मिलेगा, यहाँ पर तो फोर्स 0 हो जाएगा ना टोटल, क्योंकि हम इस तरफ से भी इस चार्ज को खींच रहे हैं, सेम से इस तरफ से खींच रहे हैं, तो ये निगेटिव चार्ज हुआ, ये पॉजिटिव, तो दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमको क्या लेना है, फोर्स 0 लेना। जैसे यहाँ पर दोनों फोर्स हमको क्या लेना है, इक्वल जब लेंगे तो वहाँ x की वैल्यू आ जाएगी। ये हमारा पॉइंट है। अब समझिए, देखो अगर ना समझ में आया हो तो हम देखें कैसे सॉल्व कर रहे हैं। जैसे मान लो हम यहाँ से जो हम ये वाला फोर्स निकाल रहे हैं, ये हम F1 मान रहे हैं। ठीक, तो F1 हमारा क्या होगा, क्यू हमारा क्या है, 8 इंटू 10⁻⁶ के Q1 इंटू Q2 क्या है, Q2 जो है Q है ना, अपान R² मतलब 20 प्लस x²। ये 20 है और ये x है, पूरी दूरी यहाँ से यहाँ तक दूरी लिखी जाएगी ना। ठीक है,
तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारा आ गया। और हम अगर F2 निकालते हैं तो मान लो इससे जो इस पर फोर्स लग रहा है, F2 कितना लग रहा है, K इंटू क्यू कितना है 2 इंटू 0 इंटू 10⁻⁻6 इंटू Q1 इंटू Q2 ये चार्ज और अपान R स्क्वायर मतलब यक्स, इसकी दूरी पॉइंट से क्या है यक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो ये F1 और F2 हमारे आ गए। मतलब इस पर टोटल फोर्स कितना लग रहा है क्यू पर, F1 ये लग रहा है, F2 ये लग रहा है। F1 उसको अपनी तरफ खींच रहा है और F2 दूर फेंक रहा है। तो हम ये मानेंगे कि ये क्यू चार्ज इतना क्यों रखा हुआ है, मतलब इस चार्ज की वैल्यू इतनी है कि ये यहीं पर स्टेबल है, कहीं जा ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब यहाँ फोर्स क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये दोनों फोर्स बराबर होंगे तभी ऐसी स्थिति आएगी ना यहाँ पर। तो हम ये दोनों फोर्स को क्या करेंगे, बराबर ले लेंगे। अब चलो बराबर ले लेते हैं, बराबर कर देते हैं। ये समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2, समीकरण 1 इक्वल टू समीकरण 2। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, K 8 इंटू 10⁻⁻6 इंटू Q अपान 20 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू K 2.0 इंटू 10⁻⁻6 इंटू Q अपान एक्स स्क्वायर। तो आपका K से K कट जाएगा और 10⁻6 अरे कट जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें और Q से Q आपका कट जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आप देखेंगे। तो हमारा यहाँ से बचा क्या है, 8/20 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर क्या बचा है 2/x स्क्वायर, क्या बचा है 2/x स्क्वायर। ठीक, तो अब यहाँ से कर देंगे 2 1 जा 2, ये 4 जाएगा यहाँ पर। तो इसको क्या लिख सकते हैं 2/2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इस 4 को हमने 2 कर दिया है, बाकी नीचे तो स्क्वायर था ही तो ऊपर भी स्क्वायर हो गया, दोनों का स्क्वायर हमने साथ में लिख दिया है। ठीक, तो ये क्या बचा 1/x स्क्वायर, मतलब ये भी स्क्वायर अगर हम ऊपर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों स्क्वायर हट जाएंगे, आपकी इस तरफ भी है उस तरफ भी है। क्या आ जाएगा 2/20 प्लस एक्स इक्वल टू 1/x। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2x इक्वल टू 20 प्लस एक्स, और एक्स इस तरफ आकर के सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो एक्स का मान आज आपका जाएगा 20 सेंटीमीटर। क्योंकि हम सेंटीमीटर में ही वैल्यू रखे थे, इसको चेंज ही नहीं किया मीटर अपनी सुविधा के लिए। ठीक है, तो चेंज ही नहीं किए थे क्योंकि इसको ना किसी में डिवाइड होना था ना मल्टीप्लाई होना था, इसीलिए हम चेंज ही नहीं किए थे। हालांकि सवाल आप जब भी लगाएंगे तो वो चीज़ें आप मीटर में रखेंगे। ठीक है, ये 20 सेंटीमीटर आ गया, कहाँ से, यहाँ से। तो यहाँ से अगर हम 20 सेंटीमीटर दूर ये क्यू आवेश हम रखते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा। अब क्यू आवेश मतलब समझ रहे हैं, क्यू यहाँ पर डिवाइड हो गया हमारा, क्यू हमारा क्या हो गया, कट गया। क्यू हमारा क्या हो गया, कट गया। तो इसका मतलब यह हुआ कि क्यू का मान कुछ भी हम रख दें 20 सेंटीमीटर पर, क्यू का मान मैटर ही नहीं कर रहा है यहाँ पर। समझ रहे हो, क्यू का मान कुछ भी हो, चाहे जितना बड़ा हो जितना छोटा हो, ये कट ही जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ क्यू का मान हम कुछ भी रखें 20 सेंटीमीटर पर, यहाँ से अगर ये चार्ज यहाँ पर ये है और ये चार्ज यहाँ पर ये है, तो हम 20 सेंटीमीटर पर कुछ भी चार्ज रख दें, थोड़ा सा भी, हल्का सा भी रख दें, तो इनके बीच की जो वैल्यू है, जो फोर्स लग रहा था वो फोर्स नहीं लगेगा। ठीक, चलो ये चीज हो गई, ये नोट कर लीजिए। अब अगला सवाल हम देखेंगे, देखते हैं अगला सवाल क्या होता है। थोड़ा लेवल बढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नीट में पूछ लेते हैं कभी कभी, नीट में या जैसे और सारे बहुत से उससे पूछ लेते हैं कि एक क्वेश्चन ये है कि जैसे मान लो एक आप ये आपकी कोई सीट है, चार्ज सीट है, ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है। ये कोई आपकी चार्ज सीट है और इसकी डेंसिटी मान लो कुछ भी है, पता नहीं डेंसिटी दी हुई नहीं दी हुई, डेंसिटी शायद नहीं दी हुई है, और इसकी लंबाई दी हुई है कि ये लंबाई इसकी L है। लंबाई क्या है आपकी, लंबाई L है,
और कह रहा है ठीक मिडिल पॉइंट से, ठीक मिडिल पॉइंट से, ये मिड पॉइंट, ठीक मिड पॉइंट से ए मीटर की दूरी पर क्या निकालिए आप, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। और क्या दिया हुआ है, और इस पर टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज दिया हुआ है Q दिया हुआ है, ठीक। ये क्वेश्चन है, ये आपकी सीट है, ठीक। ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज क्या है आपके यूनिफॉर्मली, मतलब जितना यहाँ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो अपना यहाँ भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, उतना चार्ज यहाँ भी है। टोटल चार्ज कितना है, Q दिया हुआ है, टोटल लंबाई L है। इसके ठीक मिड पॉइंट से यहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे बताओ। इस ये जैसे ऐसे प्रॉब्लम आ जाए तो हमको तो ये पता है कि अगर ये अनंत लंबाई की हमारी होती तो उसके लिए हमको पता था इसके दूरी पर, लेकिन ये इसकी लंबाई दे दिया है, L दे दिया है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम जिसे L दे दिया है तो इसको हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं अनंत लंबाई वाले से, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मान लो हम एक एलिमेंट ले लेते हैं, एक छोटा सा एलिमेंट, ये विधि आप लोग सीख लीजिएगा इसलिए कि ये मतलब बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी इस चीज़ की। जैसे मान लो हम छोटा सा यहाँ पर क्या ले लेते हैं, जैसे लाइन है तो छोटी सी लाइन काट लेते हैं, जो भी है। सरफेस होता तो सरफेस थोड़ा सा लेते, बालूम होता तो बालूम थोड़ा सा लेते। यहाँ पर ये लाइन है तो हम लाइन ले लेते हैं, तो ये कितना हो गया, ये dx हो गया। मान लो मिड पॉइंट से इसकी दूरी कितनी है, ex, ठीक। और इसका जो है छोटा सा चार्ज यहाँ पर मान लो dq है, कुछ छोटा चार्ज है, छोटी दूरी है तो छोटा चार्ज भी होगा। यहाँ पर चार्ज क्या है, dq है, ठीक है, इतनी समझ में। और ये मिडिल पॉइंट से हमने मान लिया कि ये x दूरी पर हमने ये चीज़ ली हुई है। तो जैसे अगर यहाँ से हम इस वाले चार्ज से इस पॉइंट पर हम देखेंगे कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रही है, ये मान लो ये एंगल हमारा थीटा हो गया, ठीक। तो ये हमारा ई हो गया, और ये इस तरफ अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ई कॉस थीटा ना, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, यही कॉस थीटा होगा नहीं, ये इस तरफ प्रोजेक्टेड हो रहा है ई आपका, ठीक है। तो ये चीज़ हमें पता चल गई। अब हम लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, ठीक। अभी बताएंगे ई कॉस थीटा हम क्यों लिख दिए हैं, ठीक। तो जैसे मान लो अगर इस चार्ज के कारण यहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है तो हम क्या लिखेंगे, डी ई, भाई छोटकाऊ सब लिए हैं तो छोटी सी भी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी डी, ठीक। डी ई क्या लिखेंगे, के डी क्यू अपान ये दूरी मान लो हम वाई मान लेते हैं, के डी क्यू अपान वाई स्क्वायर, यही चीज तो लिखेंगे ना, के डी क्यू अपान वाई स्क्वायर। अच्छा डी क्यू को हम और क्या लिख सकते हैं, हमको क्या पता है कि ये डी क्यू बराबर हो, जिसे हमारा लैम्डा क्या होता था अभी तक, लैम्डा होता था क्यू अपान एल, हाँ, या लैम्डा हम क्या लिख सकते थे, डी क्यू अपान डी एल लिखते थे। तो डी क्यू क्या होता था, लैम्डा इंटू डी एल या डी एक्स, लैम्डा इंटू लैम्डा बराबर क्या होता है, डी क्यू इक्वल टू लैम्डा इंटू डी एक्स लिखते थे। और लैम्डा जहाँ क्या लिखते थे हम, क्योंकि यहाँ लैम्डा नहीं दिया, डायरेक्ट चार्ज ही दिया है और उसका लेंथ दिया है, तो हमको पता है सारी चीज़, तो हम लैम्डा क्यों लिखेंगे भाई, हम डायरेक्ट क्यू अपान एल लिख देंगे, लैम्डा की जगह पर क्यू अपान एल और इसकी जगह पे हम डी एक्स है, ये चीज़ है, ठीक है। लैम्डा हमको पता था ना कि लैम्डा क्या होता है, डी क्यू अपान डी एल होता है। तो डी क्यू जगह हमको पूरा क्यू पता है कि क्यू है, ये दिया हुआ है, यल हमको लंबाई भी दी हुई है, तो हम डायरेक्ट क्यू अपान एल लिखेंगे लैम्डा की, और डी एक्स हमारी है, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, के डी क्यू जगह क्या लिख सकते हैं, क्यू अपान एल, ठीक। और ये आपका वाई स्क्वायर है और ये आपका डी एक्स, ये आ गया आपका डी। बट हम डी कैलकुलेट नहीं करेंगे ना, क्योंकि डी का प्रोजेक्शन कहाँ है, डी का प्रोजेक्शन क्या है, मान लो हम टोटल फील्ड निकालते हैं, यहीं पर मान लो हम इंटीग्रेट कर देते हैं और टोटल फील्ड कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ई का प्रोजेक्शन कहाँ है, ई का प्रोजेक्शन यहाँ इस साइड पे है, और हम देख रहे हैं कि ये यूनिफॉर्मली डिसाइड है, जितना इस तरफ है
उतना इस तरफ भी है। तो अब मिड पॉइंट से हम देख रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लो देखो, देखने से ही ऐसा लग रहा है जैसे ये बराबर चार्ज इधर भी हैं, बराबर इधर भी हैं, 2/2 और 2/2 यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो चार्ज का प्रोजेक्शन तो इसी साइड ही होगा, और हम एंगल से लिख भी रहे हैं आसानी से, तो क्या दिक्कत है? हम लिख देंगे। ठीक, तो अच्छा जैसे दोनों तरफ हम मान लो cos थीटा से गुणा करते हैं, क्या करते हैं? cos थीटा से दोनों तरफ क्या कर रहे हैं? गुणा कर रहे हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं? d cos थीटा इक्वल टू KQ dx/L y²। ठीक, इतनी चीज समझ में आई नहीं? समझ में आई? अब ये एलिमेंट लिए हैं, इससे चार्ज लिखे हैं बस, और कुछ नहीं किए हैं। और इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन किए हैं इसके डी क्यू को लैम्डा के फॉर्म में लिखा जाता है। ये चीज़ आपको बताए थे लाइन चार्ज डेंसिटी में। ठीक है, रेखीय आवेश घनत्व में। तो यहाँ पर अब ये आप जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि ये किस तरफ प्रोजेक्ट कर रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ कर रहा है, बट छोटे से चार्ज के लिए। ठीक है, तो अगर हम जब पूरा संपूर्ण फील्ड निकालना चाहते हैं तो इसका क्या करेंगे? हम समाकलन करेंगे। ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे किसी चीज। तो आप चलो अच्छा लिख लेते हैं अभी। तो जैसे मान लो, हाँ यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? यहाँ पर भी एक cos थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो cos थीटा की हम वैल्यू क्या लिख सकते हैं बताओ? KQ dx/L y²। अब cos थीटा है, ये थीटा है, तो ये आपका लंब हुआ और ये आपका आधार हुआ। तो cos थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? A/y लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं cos थीटा को? पक्का ना? लिख सकते हैं। चलो, तो ये आपका क्या हो जाएगा? KQ dx, ए मान लो इस तरफ लिख देते हैं L y³ और y का मान, चूंकि अब हम इसको क्या करना चाह रहे हैं यहाँ पर समझिए कि हम करना क्या चाह रहे हैं। हम करना ये चाह रहे हैं कि अब ये जो डी cos थीटा है इसको हम क्या कर देंगे? इसको कर देंगे हम इंटीग्रेट, और जब हम कर देंगे इंटीग्रेट तो हमारा ई टोटल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ई टोटल आ जाएगा। तो इस तरफ की चीज़ें भी होंगी आपकी, इंटीग्रेट होंगी। ठीक है, तो इंटीग्रेशन हम करेंगे तो dx के जो है रिस्पेक्ट में करेंगे मान लो, लेकिन ये हमारा क्या है? ये हमारा ये टर्म y में है, तो इसको हम x में बदलेंगे, तभी कर सकते हैं ना इंटीग्रेट। समझ रहे हैं ना? इंटीग्रेशन आप लोग पढ़ेंगे तो ये चीज़ समझ जाएंगे, यहाँ से दिक्कत नहीं होगी। ये चीज़ें इनमें आपको दिक्कत नहीं होगी, दिक्कत आपको यहाँ पर होगी। ये जो क्यों हमने पुट किया है, ये चीज़ ध्यान से देखें कि हमने क्यों कैसे पुट किया है। ठीक है, लाइन चार्ज डेंसिटी से लेकर पुट किए हैं। ठीक है ना? यही चीज़ अगर आप पुट कर लिए तो बाकी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी, बाकी चीज़ें आप कर सकते हैं। और ये प्रोजेक्शन आपका क्लियर होना चाहिए कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे लग रही है और कैसे हम उसको निकालेंगे। ठीक, तो जैसे मान लो हम यहाँ पर चलो हमारा लगभग काम हो गया, तो y का मान हम कैसे लिख सकते हैं बताओ? y का मान यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? ये x है, ये x है और ये a है, तो ये क्या हो जाएगा? √a² + x², मतलब a² + x² की पावर हाफ हो जाएगा ना? तो ये क्या हो जाएगा आपका? AKQ dx/L, और ये क्या लिखा हुआ है? a² + x² की पावर हाफ और 3, तो क्या हो जाएगा? ये 3/2। ये चीज़ आपकी आ गई। समझिएगा, ये क्वेश्चन बड़ा हो रहा है। ठीक, तो यहाँ से हम लिखेंगे टोटल ई निकालना चाहते हैं, तो ये समाकलित हो जाएगा आपका डी थीटा इक्वल टू, यहाँ भी हम समाकलन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? AKQ dx/L a² + x² की पावर 3/2। ठीक है, ये चीज़ तो हम देख रहे हैं ना? चलो, अब क्या लिख देंगे? अब जैसे मान लो अगर हम जैसे इसका समाकलन कैसे करेंगे बताओ? इसका समाकलन करने के लिए ऐसे समाकलन हम करेंगे नहीं, हम x की जगह क्या मान रहे हैं? a tan थीटा अगर हम मान लेते हैं, x की जगह a tan थीटा मान लेते हैं, तो dx हमारा क्या हो जाएगा? a × sec² थीटा d थीटा।
और उसका इंटीग्रेशन कहाँ से करेंगे? देखो हाँ, यहाँ पर लिमिट भी हमको लगानी पड़ेगी, ये चीज़ हम भूल गए थे। जैसे मान लो ये यल है, ठीक है, ये आपका मिड पॉइंट हम 0 ले लिए, टोटल लंबाई यल है, तो इस तरफ की लंबाई कितनी हो गई? l/2, और इस तरफ की लंबाई -l/2। तो यहाँ से और यहाँ dx के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो dx हमारा कहाँ से कहाँ तक एक्सपेंड होगा? -l/2 से कहाँ तक एक्सटेंड हो सकता है? l/2 तक हो सकता है, ठीक है। तो -l/2 से +l/2, ठीक। तो बस अब सारी चीज़ें हम यहीं पर पुट कर देंगे, -l/2 से +l/2। पहले ये देखिए कि क्या क्या इसमें से बाहर आ सकता है। जैसे आपका a हो गया, a कांस्टेंट है, k है, q कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएंगे, और आपका l बाहर आ जाएगा। तो समाकलन में हमको सिर्फ ये लिखना है, ये अभी हम पुट करके लिख देते हैं। dx यहाँ क्या लिखेंगे? a sec² थीटा d थीटा, और यल तो मान लो हाँ ठीक है आपका a² x², a² यहाँ क्या लिखेंगे? a², और x² यहाँ क्या लिख सकते हैं? a² tan² थीटा की पावर 3/2, ठीक है। अब जैसे मान लो यहाँ से अगर हम a² बाहर ले जाते हैं, क्या करेंगे? a के थीटा अपान यल, इसको आप कर लेना अच्छे से 1-2 बार, ठीक है। a² मान लो हम बाहर लेके आते हैं, तो यहाँ पर a आएगा sec² थीटा d थीटा, a² बाहर लेके आएंगे तो a², इसका पावर क्या हो जाएगा? क्यूब में आ जाएगा, ये पावर जो हाफ है ये वाला कट जाएगा, ठीक। नहीं समझ रहे हैं? देख लीजिएगा, ये यही होगा। अंदर क्या बचेगा? 1 + tan² थीटा, इसको डायरेक्ट हम sec² थीटा लिख सकते हैं। आपका क्या हो जाएगा? sec² थीटा, और अगर 3/2 है तो ये भी क्यूब हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से ये कट जाएगा, sec² से ये क्यूब कट जाएगा, और ये कट जाएगा। तो आपका बचा क्या? a³ अपान a², ये वाला बाहर आ गया आपका, और ये sec² थीटा नीचे बचा है, स्क्वायर करके सिर्फ sec² थीटा बचा है, तो ये ऊपर जाएगा, तो ये cos थीटा हो जाएगा, cos थीटा d थीटा। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? लिमिट अभी हम नहीं चेंज किए हैं, लिमिट अभी हम नहीं चेंज किए हैं, ये ध्यान दीजिएगा। तो cos थीटा को क्या लिख देंगे हम? sin थीटा, ठीक। लिमिट की बात नहीं हो रही है, लिमिट अभी हम चेंज नहीं किए हैं, लेकिन देखना कि अभी क्या करते हैं। तो ये नीचे a बचेगा, कट जाएगा, k³ अपान यल a। sin थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? sin थीटा को यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? sin थीटा को ये आपका हो गया लंब बटे कर्ण होता है, मतलब x/y, क्या लिख सकते हैं? ये x है ना, x/y लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं sin थीटा को? x/ और y मतलब a² + x² की पावर हाफ, और लिमिट क्या है हमारी? l/2 से +l/2, ये आपका टोटल e आ गया, ठीक। ये चीज़ आप जो है सॉल्व करके आप देख लेंगे कि कितना आपका e आपका कितना आ रहा है, ठीक है। ये आप जरूर इससे जरूर सॉल्व कर लेंगे कि आपका ये कितना आ रहा है। हम जस्ट लिख दे रहे हैं कि यहाँ पर ये आप रख के देख लीजिएगा, ये चीज़ तो आप रखना जानते ही हैं। आपका e आएगा 2l अपान l² + 4a², और ये आपका अंडर रूट में होगा यहाँ पर, ठीक, इतना आ जाएगा। और ये बता दें जैसे ये प्रॉब्लम जो है, ये प्रॉब्लम एडवांस प्रॉब्लम इसलिए है कि ये HC वर्मा से लिया गया है। ये प्रॉब्लम कहाँ की है? HC वर्मा की प्रॉब्लम है, ठीक है। ये चीज़ आप कर लेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये चीज़ें वो हैं, जैसे मान लो फिजिक्स को आप आगे प्रोसीड जब करोगे, जैसे मान लो आपको नीट वीट देना है या IIT वाईआईटी में थोड़ा इंटरेस्टेड हो, तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर मतलब करे रहेंगे। और HC वर्मा की जरूरी होती है, इसीलिए हम HC वर्मा की प्रॉब्लम
उठा के यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है जो डिस्कस यहाँ पर होंगे। तो एक प्रॉब्लम बहुत खूबसूरत प्रॉब्लम है, आप इसको इमेजिन कीजिए कि कितना अच्छा प्रॉब्लम ये बनाया गया है। ये बोल रहे हैं कि ये एक सीट है, ये पॉजिटिव चार्ज है, क्या है ये पॉजिटिव चार्ज है, और जस्ट इसके नीचे एक सीट है जो क्या है, निगेटिव चार्ज है। ठीक, और जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये भी दिखा दिए हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ फ्लो कर रही है, इस तरफ, पॉजिटिव से निगेटिव, ये क्वेश्चन में बताया गया है। और यहाँ पर स्पीड इसने दी है, इसकी एक पार्टिकल है, उसकी स्पीड क्या है, उसकी स्पीड इन्होंने v0 दिया हुआ है। ठीक, तो क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में ये चार्ज आपका इंटर कर रहा है, ये चार्ज है कोई, क्या है ये चार्ज है कोई। ठीक है, चार्ज क्या है, ये बोल रहे हैं कि ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है, क्या है ये इलेक्ट्रॉन है, हाँ इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं। और ये बोल रहे हैं कि ये जब इंटर करेगा तो इसको जाना तो ऐसे सीधे चाहिए था, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ना होती, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ना होती तो ये ऐसे सीधे निकल जाता v0 स्पीड से अपना घूमते टहलते। लेकिन स्पीड आ जाने, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड को बीच में रख देने के कारण ये क्या होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन तो निगेटिव ही होता है ना, तो ये पॉजिटिव की तरफ थोड़ा खिंच जाएगा, पॉजिटिव की तरफ थोड़ा ये क्या हो जाएगा, ऐसे ऐसे करके खींच के, मान लो ये ऐसे निकल गया, तो ये जो आपका एंगल बन रहा है इसको बोला जाता है एंगल ऑफ डेविएशन, ये थीटा। हिंदी में क्या बोलते हैं हमको नहीं पता हो, अभी याद नहीं आ रहा है, इसको एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। तो ये एंगल हम कैलकुलेट करेंगे, बोल रहा है कि यही एंगल कैलकुलेट करिए कितना ज़्यादा ये डेविएट होगा। चलो अच्छा, हम देखते हैं जैसे मान लो ये v स्पीड से इंटर कर रहा है यहाँ पर, तो इसकी स्पीड यहाँ पर क्या हो गई, v0 हो गई। तो अगर ये डिस्टेंस ऐसे ऐसे कर रहा है, ये मान लो हमारी x एक्सेस है, और ये चलो हम मान लो y एक्सेस मानते हैं। तो अगर मान लो ये फील्ड ना होती तो हमारा v0 क्या हो गया, हमारा v0 क्या हो गया, bx के बराबर हो गया ना, मतलब x में उसकी स्पीड, x में उसकी स्पीड हो गई। और by क्या हो गया आपका, ये जो डेविएट कर रहा है, ये अभी ठीक है। तो अगर ये दूरी मान लो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना दिया हुआ है, यल दिया हुआ है, दूरी कितनी दी हुई है, ये दूरी यल दी हुई है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में मान लीजिए कि आपको t टाइम लगती, कितना टाइम लग रहा है, कितना टाइम यहाँ से यहाँ जाने में लग रहा है, t टाइम लग रहा है। अब बात किसकी हो रही, बी वाई की हो रही, जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम लगा चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जब नहीं मान लो लगाए होते तो v0 हमारा bx के बराबर है। ठीक है, क्योंकि v0 हमारा अपना प्रेम से ऐसे ऐसे करके निकल रहा है x पोजीशन में, कहीं डेविएट नहीं हो रहा है। तो बी वाई उस अवस्था में क्या था, हमारा 0 था। लेकिन हम जब बी वाई निकाल रहे हैं किस अवस्था में, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा चुके हैं इसमें। तो बी वाई हम लगा रहे हैं, मान लो ये यल है, और लगाने के बाद ये क्रॉस कितने देर में कर रहा है, हमारे मान लो वो t सेकंड में क्रॉस कर रहा है, कितने में, यल दूरी है और t सेकंड में ये क्रॉस कर रहा है। तो हमारी b क्या होगी, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन, मान लो इसको छोटको यल मानते हैं हम, तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ये चीज क्लियर हुई नहीं हुई, क्लियर, ठीक है। चलिए, तो जैसे मान लो यहाँ पर आपका जो है ये है, क्या कहते हैं, ये मान लो हम यहाँ पर v स्पीड से अगर ये इंटर कर रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो ये इस पर फोर्स कितना लगाएगा, कितना फोर्स लगाएगा बताइए। जैसे मान लो आपका यफ आपका क्या लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगता है किसी चार्ज पर, तो यह बराबर क्या होता है, Q इंटू ई होता है। यह बराबर क्या होता है, Q इंटू ई होता है। और Q क्या है यहाँ पर, Q तो ई है, ये लगेगा फोर्स ना, ये फोर्स लग रहा है नहीं लग रहा है यहाँ पर, देख रहे हैं।
ठीक है। F इक्वल टू ई एंड डी लग रहा था, ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ठीक है। और F बराबर हमको पता है कि m और a भी होता है, F बराबर m में होता है। जैसे मान लो ये दो समीकरण हमारे हो गए, F इक्वल टू m में और F इक्वल टू ई एंड ई, ठीक। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, m a इक्वल टू ई, a इक्वल टू क्या आ गया, e इंटू ई अपॉन m, ठीक है। ये आपका एक्सेलरेशन आ गया, आपका एक्सेलरेशन आ गया। अच्छा, यहाँ पर हम मान लो इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं। यहाँ पर हम इक्वेशन ऑफ मोशन का सहायता लेते हैं। जैसे मान लो फर्स्ट समीकरण जो आपका था वो क्या था, वो क्या होता है, बी बराबर यू प्लस ए टी होता है। मान लो हम बी वाई लिख रहे हैं इसमें, तो यू वाई होगा प्लस ए टी होगा। तो बी वाई इक्वल टू यू वाई, मतलब शुरुआत में जब ये थोड़ा सा बाहर था तो वहाँ पर तो इस तरफ इसका कोई डेविएशन नहीं था ना, इस तरफ तो ये डेविएट नहीं कर रहा था। इंटर करने के बाद डेविएशन इसका शुरू हुआ है, ठीक। तो यहाँ पर तो बी वाई 0 था शुरुआत में। यू मतलब प्रारंभिक गति होती है ना, तो प्रारंभिक गति वाई डायरेक्शन में क्या था, 0 था ना आपका, 80। तो बी वाई इक्वल टू क्या जाएगा आपका, बी वाई लिख देंगे आप, ये आपका क्या है, ये मान लो यहाँ से लिख सकते हैं ई एंड अपान एम इंटू टी, ये आ गया, ठीक। और बी एक्स हमको पता है कि बी एक्स हमारा क्या है, वी नॉट है। बी एक्स हमारा क्या है, वी नॉट। यहाँ से यहाँ तक एक्स डायरेक्शन में तो ये वी नॉट स्पीड से ही जा रहा है ना, ठीक, विदाउट एनी डेविएशन। भाई यहाँ से यहाँ तक ये ट्रेवल किया मान लो, लेकिन ये आपकी जो स्पीड है यहाँ तक जो ये ट्रेवल किया है, ये तो बी एक्स वाली स्पीड हुई ना, ये बी एक्स हुई। और ये जो डेविएट करके जा रहा है ऊपर की तरफ मान लो यहाँ तक गया, तो ये स्पीड आपकी बी वाई, ठीक। तो आपका tan थीटा अगर इसमें हम लगा देते हैं तो क्या होता है, बी वाई बाई बी एक्स होता है। ये तो पता है ना सब लोगों को। बी वाई क्या है यहाँ पर, ई इंटू टी अपान एम और बी नॉट लिख देंगे। थीटा बराबर क्या आ गया आपका, tan इनवर्स ई टी अपान एम बी नॉट। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये जो रिजल्ट है आपका, ये रिजल्ट आपका इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा यहाँ पर, कहाँ गया हमारा कपड़ा है। चलो ये चीज़ समझ में आई, नहीं समझ में आई, ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हम निकाले थे आप लोगों के लिए खोज खाज के। चलो एक सिंपल क्वेश्चन पर डिस्कस कर लेते हैं, नहीं हो रहा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस अभी, ठीक। एक क्वेश्चन था यहीं पर, क्या हो गया पता नहीं चल रहा है। हाँ ये तो क्या नंबर एक ऐसे करके क्वेश्चन है, मान लो एक स्मूथ सरफेस है और एक ब्लॉक यम रखा हुआ है आपका, और यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये चार्ज कितना है इस पे मान लो चार्ज आपका क्यू है। क्या है चार्ज, क्या है ये जो बॉक्स है ये इस पे क्यू चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लग रहा है, ठीक है। तो ये बता रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कुछ ना कुछ इस पर फोर्स लगाएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ऐसे लग रहा है, ठीक। तो इस तरफ पार्टी इसको ऐसे लगेगा, बाहर फेंकेगा ये। तो ये बोल रहे हैं जब ये बाहर फेंक रहा है तो ये पहले जाएगा, फिर मान लो फोर्स बराबर हो गया तो फिर ये इस तरफ आएगा। तो ऐसे ऐसे करते करते स्मॉल ऑसिलेशन ये क्या बन जाएगी, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। इसमें क्या होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। स्थिति दिख रही है ना सिंपल हार्मोनिक मोशन की। जैसे इसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप निकालिए कि जब ये मतलब इस सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा।
आयाम निकालने को बोल रहा है। ठीक है, तो क्या समझो, जैसे समझो मान लो यहाँ पर ई है, तो ये फोर्स कितना लगा रहा होगा यहाँ पर, ई इंटू ई या क्यू इंटू ई फोर्स ये लगा रहा है। तो ये फोर्स इसको किस तरफ स्ट्रेच करेगा, इस तरफ मान लो खींच के ले गया, यहाँ तक मान लो ले गया खींच के, यम को यहाँ तक मान लो ये खींच कर ले गया। ठीक, अब तो ये स्प्रिंग पूरी तरीके से क्या हो गई, पूरी तरीके से मान लो ये स्ट्रेच हो गई स्प्रिंग आपकी। ठीक है, यहीं पर समझिए, मान लो फोर्स लगा और ये खींच कर आपको यहाँ तक ये स्प्रिंग को ले गया। ठीक है, अब ये मान लो पूरी तरीके से ये जितना इसमें स्ट्रेच होने वाली शक्ति थी वो लगा दी इसमें। तो अब ये स्प्रिंग क्या करेगी, इसको क्या करेगी, अपनी ओर खींचने का प्रयास करेगी। लेकिन यहाँ पर बॉक्स क्या है आपका, यहाँ पर बॉक्स आने के बाद आपका क्या होगा, स्टॉप होगा। यहाँ पर बॉक्स स्टॉप होगा और एक फोर्स इस तरफ से ये लगाएगी, एक फोर्स इस तरफ से ये लगाएगी और वो फोर्स कितना होता है, F इक्वल टू माइनस के एक्स। क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है और एक्स यही दूरी है, एक्स यही क्या है, दूरी है। ये समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं आप, यहाँ से एक दूरी लग। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये दोनों फोर्स इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों फोर्स इक्वल हो जाएंगे और वहीं पर ये बॉक्स स्टॉप होगा। उसके बाद फिर से ये लौटना शुरू होगा और ऐसे ऐसे करके ये ऑसिलेट करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों फोर्स क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं। मतलब F इक्वल टू एफ, मान लो ये स्प्रिंग वाला था और ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाला F था। ठीक, तो स्प्रिंग वाले के लिए हम क्या लिख सकते हैं, माइनस के एक्स इक्वल टू, या मान लो हम के एक्स ही लिखते हैं और ये क्या लिखते हैं, क्यू ई। तो हमारा एक्स का आ गया क्यू ई अपान के, और एक्स ही तो है ना, आयाम दिख रहा है नहीं, वो कहाँ जाकर स्टॉप कर रहा है, एक्स जो हमारा चल रहा है वो स्टॉप कहाँ पे कर रहा है, जहाँ पर वो रुक रहा है वहाँ पर हम ये चीज़ ये सिनेरियो लिख पा रहे हैं, जहाँ पर ये स्टॉप कर रहा है। और स्टॉप करने का ये मतलब हो कि अब इसके बाद से ये फिर ऐसे आएगा और फिर जाएगा। तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस हुआ ना, मूल बिंदु से ये अधिकतम दूरी हुई, तो वही तो आयाम होता है। जैसे मान लो ये आपका कोई पार्टिकल है, यहाँ पर रखा हुआ है और ये ऐसे ऐसे करके ऑसिलेट कर रहा है मान लो, तो यहाँ पर ये मान लो अधिकतम जा रहा है और यहाँ पर अधिकतम जा रहा है। तो ये मूल बिंदु है ये, तो यहाँ से ये दूरी ये आयाम कहलाती है ना, तो वही सेम चीज़ इसमें हो रही है। ये आपका एकदम प्यारा सा क्वेश्चन है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये समझने की बात है, ये प्यारा सा भले है लेकिन अगर आप जो है नहीं देखेंगे इसे सही से तो ये क्वेश्चन आप मिस कर जाएंगे। ठीक है, कुछ और बढ़िया क्वेश्चन है, हम लोग सॉल्व करेंगे उसको। ठीक है, चलिए ठीक है, एक अनदर क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो सिंपल सा। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि जैसे मान लो हमारा एक क्वेश्चन है ऐसे करके है कि एक मान लो ये सीट रखी हुई है आपकी, ये सीट है और इस पे मान लो ये चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है। चार्ज क्या है आपका, ये चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसमें कुछ सिग्मा है। मान लो इसकी चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा है। अब सिग्मा दी हुई है चार्ज डेंसिटी, इसका मतलब क्या हुआ, किसी चार्ज की चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और चार्ज डेंसिटी क्या दी हुई है, सिग्मा दी हुई है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या पहली चीज तो क्या है, ये सीट है, कोई ये लाइन नहीं है, ये सीट है। ऐसे करके मान लो ऐसे करके कुछ सीट है, ये लंबी सी सीट, ऐसे मान लो ऐसे करके कोई सीट रखी हुई है लंबी सी, और ये क्या बता रहा है कि ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दे रहा है कि ये सीट कैसी है, इनफाइनाइट सीट है। ये मान लो इस तरफ प्लस है और इस तरफ माइनस है, ये कैसी सीट है, इनफाइनाइट सीट है। और चार्ज डेंसिटी क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी आपकी सिग्मा दी हुई है। ठीक है, सिग्मा को कुछ मान भी दिए हैं, मान हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये बोल रहा है कि यहाँ पर कोई पार्टिकल रखा हुआ है यम, यहाँ पर कोई पार्टिकल यम रखा हुआ है। तो ये पूछ रहा है कि यम का चार्ज कितना होगा, क्योंकि यहाँ से अभी ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आपका देगा। नियर सरफेस बात हो रही है, कहाँ बात हो रही है, नियर सरफेस, इसके नियर बात हो रही है।
ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये नियर सरफेस बात हो रही है यहाँ पर। जो ये चार्ज जो आपका पार्टिकल रखा हुआ है, ये पार्टिकल क्या है, यम है। पार्टिकल का मास यम दिया हुआ है, क्यू नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर पूछ रहे हैं कि क्यू कितना होगा। क्वेश्चन इज कि ये पूछ रहे हैं कि क्यू कितना होगा। ठीक है, अब क्यू पूछ रहे हैं तो और एक चीज़ ये पूछ रहे हैं कि इसमें से जो क्यू चार्ज इसको बनाने के लिए यहाँ पर ये कितना इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा, कितना इलेक्ट्रॉन ये निकालेगा अपना सीट जो पूछ रहे हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, क्यू पूछ रहा है, ठीक, और क्या पूछ रहा है, क्यू पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, और ये पूछ रहा है कि इस पर चार्ज क्या है। ठीक है, तो अब जैसे ये क्वेश्चन बन रहा है, तो ये कभी कभी ये क्वेश्चन आपके नेट जेआरएफ में पूछा जा सकता है। नेट जेआरएफ में ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ज़्यादा इसकी संभावना है कि मान लो ऐसे कोई ये दे दिया और ये सिग्मा का कुछ मान दे दिए हैं। जैसे मान लो सिग्मा का मान अगर हम मान रहे हैं, यहाँ पर कुछ दे दिया गया है, सिग्मा का मान लो दे दिया गया है आपका कितना मान लें, सिग्मा का मान लो दिया हुआ है 4 × 10⁻⁻⁶ कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, मान लो दिया हुआ है। ठीक, अब ये सिग्मा का कुछ मान दे दिए हैं और ये दूरी वूरी कुछ नहीं बता रहे हैं, नियर सरफेस है, एकदम नियर सरफेस है। और ये सीट है, ये चार्ज सीट है, ध्यान देना, ये कंडक्टर नहीं है, चार्ज सीट है ये। ठीक, बोला है चार्ज सीट है ये। तो पूछ लेंगे कि यहाँ पर जो ये रखा हुआ है पार्टिकल, इसको यहाँ पर स्टॉप रहने के लिए, मतलब यहाँ पर ऐसे रुका रहे हवा में, यहाँ पर रुके रहने के लिए ये कितना इलेक्ट्रॉन अपना क्या कर रहा है, निकाल कर इसको बैलेंस्ड करेगा। ये इलेक्ट्रॉनिक संख्या डायरेक्ट न्यूमेरिक में पूछ सकते हैं 5 मार्क्स में, 5 मार्क में पूछ सकते हैं नेट जेआरएफ के क्वेश्चन में। ठीक है, चलो देखो यहाँ पर मैकेनिक्स और ईएमटी को हम मिक्स करेंगे और निकालेंगे अपना क्वेश्चन। ठीक है, जैसे मान लो ये आपकी लाइन चार्ज है, ठीक है, तो इसके नियर आपकी लाइन सीट है, अरे ये सॉरी आपकी सीट है, ठीक है, चार्ज सीट है। तो इसके नियर जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, आप लोगों को पता है, सिग्मा अपान 2ε0 इसलिए होता है कि ये दोनों तरफ एग्जैक्ट कर, उस दिन बताए थे इसको कि ये यहाँ पर 2 क्यों होता है। ठीक, ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक, तो हमारा फोर्स क्या लगेगा, मान लो कि चार्ज क्यू यहाँ पर ये प्रोड्यूस कर रहा है, मान रहे हैं कि चार्ज क्यू इसको बना रहा है। ठीक, तो यह बराबर क्या होगा, क्यू इंटू ई होता है सिग्मा अपान 2ε0। ये फोर्स इस पे लगाएगा, किस तरफ लगाएगा, ये प्लस है तो इस तरफ इसको फोर्स लगाएगा, तभी तो यहाँ पर ये रुका रहेगा। इस तरफ से ये फोर्स लगाएगा और ये यम है तो नीचे की ओर कितना फोर्स लगाएगा, mg लगाएगा। ठीक, तो हमारा mg और जो फोर्स हमारा ई के कारण लग रहा है, वो दोनों फोर्स जब सेम होंगे जिस टाइम पर, उसी टाइम पर ये पार्टिकल क्या होगा, यहाँ पर रुका रहेगा। तो ये नीचे क्या लग रहा है आपका, mg लग रहा है, और ऊपर कितना लग रहा है, ऊपर ये फोर्स लग रहा है। तो दोनों फोर्स जब सेम होंगे हमारे, तभी तो ये वहां पर जाकर रुकेगा। समझ रहे हैं ना ये बात। तो दोनों फोर्स को हम क्या कर देंगे, सेम कर देंगे। जैसे मान लो अगर हम सेम कर दिए दोनों फोर्स को, तो क्या हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा Q सिग्मा अपान 2ε0 इक्वल टू mg। तो हमारा Q आ जाएगा, Q क्या आ जाएगा, mg 2ε0 अपान सिग्मा, ये आपका Q आ गया, Q की वैल्यू आ गई। ठीक, अब जैसे सिग्मा आपको दिया हुआ है, यम की वैल्यू मान लो गिवन है, यम की वैल्यू कुछ भी आपकी क्या है, गिवन है, तो आप यहाँ से Q निकाल सकते हैं। ठीक, अब वैल्यू सिग्मा की ε0 की जानते हैं, सिग्मा की दी हुई है, यम की मान लो वैल्यू दी हुई है, 2 वैल्यू दी गई हैं, तो आप Q का मान आसानी से निकाल सकते हैं। और आपका अगर Q का मान निकल गया तो आप यहाँ से Q इक्वल टू एन ई करके हम n का मान निकाल सकते हैं, Q अपान ई कर देंगे। n बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, Q अपान ई मतलब इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज हम ये Q जो यहाँ से निकालेंगे वो रख देंगे, और ई हमको पता ही है 10⁻⁻19 कूलम होता है, ये रख देंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे यहाँ पर कि कितने इलेक्ट्रॉन को ये निकाल रहा है, इसको यहाँ पर बैलेंस्ड करने के लिए। ठीक है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से आपके कैलकुलेट हो जाएंगे। ये क्वेश्चन आ सकता है आपके नेट एग्जाम में।
या अगर आप IIT जैम का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, IIT या JEE नीट में तो मतलब पूछा ही जाता है, मतलब इसमें ही पूछा जा सकता है। ठीक, तो ये क्वेश्चन है। ठीक है, थैंक यू। वीडियो बड़ा बन रहा है, नहीं तो और क्वेश्चन भी सॉल्व करवाते, लेकिन ये क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा।